नवीन के 2 दिवसीय लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन। एनडीए नेताओं के साथ नितिन नवीन की बैठक समाप्त। 2027 के चुनाव पर हुआ मंथन। अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था रवाना। भगवती बेस कैंप से रवाना हुआ जत्था। बम बम भोले के जयकारों से गूंजी पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 2 आतंकियों को किया ढेर। मुठभेड़ में दोनों आतंकियों को मार गिराया। गाजियाबाद के लोनी में बुलडोजर एक्शन। 15 साल पुराना मजार ध्वस्त। इलाके में भारी पुलिस बल के बीच प्रशासन की कार्रवाई। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश। तेज बारिश के चलते तालाब बनी सड़कें। लोगों को हो रही है परेशानी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां एनडीए नेताओं के साथ नितिन नवीन ने बैठक की। होटल ताज में एनडीए नेताओं के साथ बैठक की गई है और जहां संयुक्त बैठक हुई। 2027 के चुनाव को लेकर चिंतन मंथन किया गया। बैठक को चर्चा की गई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां पर ताज होटल में बैठक की गई और बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन मंथन किया गया। 2027 चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। तो बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां ताज होटल में बैठक कर 2027 चुनाव को लेकर चर्चा की गई और साथ ही संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। नितिन नवीन का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और इस बीच ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लखनऊ के ताज होटल में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और इसके साथ ही अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के साथ आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर चुनाव की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा की गई। 2027 के महासमर को फतेह करने के लिए अचूक रणनीति तैयार की गई, जहां बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और दोनों संगठन मंत्रियों समेत पार्टी के तमाम सांसद और विधायक मौजूद रहे। इस बीच आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दौरे के अगले चरण में शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लखनऊ के ताज होटल में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इसके साथ ही अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के साथ आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और गहन मंथन किया। साथ ही इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, इसके साथ ही बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर चुनाव की रणनीति पर व्यापक चर्चा की गई, मंथन किया गया। साथ ही 2027 चुनाव को लेकर चर्चा की गई। एनडीए के तमाम पदाधिकारी और दिग्गज नेता, सांसद, विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें, 2027 के महासमर को फतेह करने के लिए अचूक रणनीति तैयार की गई। इस बीच तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और दोनों संगठन मंत्रियों समेत पार्टी के तमाम सांसद और विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां 2027 चुनाव का एक रोड मैप तैयार किया गया। इस बारे में चिंतन मंथन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दौरे के अगले चरण में शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए, अब बैठक खत्म हो चुकी है। 2027 चुनाव को लेकर अहम चर्चा की गई है। क्या कुछ तमाम सांसदों, विधायकों और नेताओं को संदेश दिया गया है?
ये कहा जा सकता है कि आज का दिन जो है दौर से गाँव में राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी अहम भरा दिन रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं के साथ जो है एक एक करके उन्होंने बात की है, क्योंकि 2027 का चुनाव होने वाला है। सबसे पहले हमारे साथ जो है जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह जो है उनसे बात करते हैं, वो भी इस बैठक में शामिल थे। सर, जिस तरह से नितिन नवीन जी ने आज जो बैठक की है एनडीए के घटक दलों के साथ, तो क्या रहा उसमें, किन मुद्दों पे चर्चा की गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर कल भी हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया जी, और आज उनका सीधे निर्देश था कि 27वें समर्थ डे, इसके लिए एनडीए में जो घटक दल है उनको प्रयास करना चाहिए कि 2027 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बने। और उसके लिए भी हम लोगों ने भी कहा, जो बैठक पे जो लोग गए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि हम लोग पर्सनालिटी बेस पर चुनाव लड़ाएंगे, शौक पूरा करने के लिए नहीं। क्योंकि हर दल में लोग चाहते हैं कि हमारी संख्या ज्यादा हो, हमें सीटें मिल जाए, लेकिन हमें 27 में सरकार बनाने के लिए, जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनाने के लिए हम लोग को चुनाव लड़ना। तो पर्सनालिटी बेस पर कोई लड़ने वाला हो, अच्छा चुनाव जो लड़ने वाला होगा उस पर जरूर केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा, ये उन्होंने कहा है, लेकिन शौक पूरा करने के लिए। आप सेंट्रल में सहयोगी दल हैं बीजेपी के, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या है? उत्तर प्रदेश के जनता दल एक बड़ा संगठन रहा है। इसी मुलायम सिंह को रक्षा मंत्री बनाया, मेनका गांधी को बनाया था, त्रिवेणी प्रसाद वर्मा को बनाया था, और पूरे आज भी जो पूरे प्रदेश में जनता दल की नीतियां किसानों, मजदूरों और गरीबों की थी, तो जनता दल की पहचान की जरूरत, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता दल का बचना। तो हम लोग जो जनता दल के जो भी लोग हैं, आज छोटे छोटे दल में लोग विभाजित हैं, तो हम लोगों ने जनता दल के संगठन के बारे में हम लोगों ने जो बातचीत की कि भाई जो हमारा संगठन है वो किसानों के बीच, मजदूरों के बीच है, आम आदमी का जो कार्य करता है वो आंदोलन से निकले हुआ कार्य करता है। तो पर्सनालिटी बेस पर चुनाव लड़ाने की जरूरत है, जिसकी हैसियत होगी, जिसका आधार होगा, उस पर जरूर केंद्रीय नेतृत्व विचार करें। तो क्या है अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होने वाला, अगर सीटों की बात की जाए तो क्या सीटों को लेकर भी कुछ बातचीत हुई आप लोग? सीटों के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, ये हुआ 2027 में हमको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाना और किसी भी कीमत पर बनाना है, और उसके लिए सभी सहयोगी दलों को चाहिए कि मिलजुल करके लोग सांगठनिक रूप से काम करें और संगठित रूप से काम करें। यही उन्होंने निर्देश दिया। पर्सनालिटी बेस पर हम लोग चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओंकार सिंह जी का ये साफ कहना है कि इनकी जो बैठक हुई नितिन नवीन जी के साथ हुई है और कई मुद्दों पे जो है चर्चा की गई, और खास तौर से जो है जो एनडीए के घटक दल है उनका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है उन सीटों पर चर्चा की गई। और ये भी माना जा रहा है कि जो अंदर खाने में एक तरह से ये कहा जा सकता है कि तालमेल नहीं बन पा रहा, उस तालमेल को भी स्थापित करने का जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि 2027 में 325 से ज्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की निकलकर बाहर आ सके। जी बिल्कुल संजीव, क्या इस बैठक में कोई बड़ा संगठनात्मक फैसला या फिर नई जिम्मेदारियों का ऐलान किया गया हो? आपने सवाल सुन लिया? जी बताइए। जी बिल्कुल, इस बैठक में क्या किसी बड़े संगठनात्मक फैसले के बारे में या फिर नई जिम्मेदारियों के को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया गया हो? देखिए, अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज जो बैठक है उसमें एनडीए गठबंधन के जो नेता थे, यानी कि संजय निषाद पहुंचे थे, उनसे जो है नितिन नवीन जी ने अकेले बातचीत की। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर पहुंचे थे, उनसे भी उन्होंने 10 मिनट जो है वार्तालाप की। राष्ट्रीय लोकदल के त्रिलोक त्यागी जो महासचिव है पार्टी के, वो पहुंचे थे, उनसे ही बात हुई। जनता दल के अभी ओंकार सिंह थे, उनसे भी उनकी बात हुई। इसके अलावा अपना दल से जो है नेता वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो यानी कि सभी जो एनडीए के जो काम जो है बिल्कुल संजीव, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अलग से भी कोई बैठक हुई? क्या 2027 चुनाव को लेकर कोई अलग से बैठक कर चिंतन मंथन किया गया हो? देखिए, अभी तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सबसे पहले जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ जो है उन्होंने बैठक की, उन्होंने टिप्स दिया, क्योंकि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी ये कहा जा सकता है कि उस दौरान क्या नीतियां रही थी, किन नीतियों के आधार पर 2017 और 22 का चुनाव लड़ा गया था, उसके बारे में जो है उन्होंने जानकारी ली। और अब जिस तरह से पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया है, उनको भी लगभग 6 महीने के करीब होने वाला है, तो उन्होंने संगठन में भी फेरबदल किया है।
संगठन में भी जो नए पदाधिकारी शामिल किए गए हैं, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, मंत्री हो, महामंत्री हो, या फिर जो विभिन्न प्रकोष्ठ हो, चाहे वो किसान प्रकोष्ठ हो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो, युवा प्रकोष्ठ हो, या अन्य जो प्रकोष्ठ है, 6 प्रकोष्ठ है, उन सभी 6 प्रकोष्ठ में जो है फेरबदल किया गया है। तो इन्होंने जो है, पंकज चौधरी ने अपने समीकरण के हिसाब से युवाओं को जो है उन्होंने ज्यादा तवज्जो दिया है। इसके अलावा सभी जाति और धर्म के लोगों को जो है संगठन में समावेशित किया गया है, यानी कि 2027 का जो चुनाव है वो जाति के आधार पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से जो है नितिन नवीन ने कल जो बैठक की थी उसमें ये भी कहा है कि विपक्ष जो है जाति के आधार पर इस बार चुनाव लड़ने का मन बना रही है। तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए कि अगर जाति के आधार पर चुनाव होता है तो उस आधार पर भी जो है पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और शायद यही कारण है कि जिस तरह से एनडीए के जो घटक दलों के साथ आज जो बैठक हुई है उसमें सभी लोगों को बुलाया गया है। ये जरूर है कि अभी सीटों के बंटवारों के लेकर कोई भी फैसला नहीं हुआ। ये माना जा रहा है कि इसके बाद जो है एक और बैठक, चाहे वो दिल्ली में या फिर लखनऊ में, चुनाव से पहले हो सकती है और उसके बाद जो है सीटों का बंटवारा उसमें किया जाएगा। तो अब ऐसे में ये भी देखना होगा कि सीटों का जो बंटवारा हो रहा है उससे जो एनडीए के बिल्कुल, तो नजर बनाए रखिए आप, क्योंकि सीटों का बंटवारा को लेकर भी आप जैसे बता रहे हैं कि दिल्ली में भी एक बैठक होने वाली है और एक बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज ताज होटल में बेहद महत्वपूर्ण बैठक की। तमाम नेताओं की मौजूदगी रही, मुख्यमंत्री और इसके साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की भी मौजूदगी रही। तमाम सांसद विधायक मौजूद रहे। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन किया गया, रोड मैप तैयार किया गया कि किस तरह से 2027 चुनाव पे एक तरह से कहे तो फतेह पाना है और इसको लेकर चिंतन मंथन की गई। तमाम बीजेपी के सांसद विधायक मौजूद रहे। इसके साथ ही गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को किस तरह से और मजबूत धार देना है, इस पर भी बात की गई। 2027 चुनाव को लेकर एक बड़ा रोड मैप तैयार किया गया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 जुलाई के प्रस्तावित चित्रकूट दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंडलायुक्त अजित कुमार, डीआईजी राजेश एस, जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने कार्यक्रम स्थलों का संयुक्त निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री 8 जुलाई को चित्रकूट दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार पे लोक निर्माण विभाग के कार्यों, जनपदीय विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो 8 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है, तैयारियां की जा रही हैं। जहां डीएम ने कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया, निरीक्षण करते हुए नजर आए, जहां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए जाएंगे। 8 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट जाएंगे, जहां उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेजी के साथ किया जा रहा है। जिलाधिकारी भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम करने की भी यहां पर तैयारी की जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई के प्रस्तावित चित्रकूट दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां मंडलायुक्त अजित कुमार, इसके साथ ही डीआईजी राजेश एस, जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने कार्यक्रम स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया, जायजा लिया किस तरह से व्यवस्थाएं करनी है। सभी को बारीकी से निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 8 जुलाई को चित्रकूट दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। काफी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिसके बाद प्रशासनिक तैयारियां तेजी के साथ की जा रही है। साथ ही कलेक्टर सभागार में लोक निर्माण विभाग के कार्यों और जनपदीय विकास योजनाओं और कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। राज बहादुर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज बहादुर, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट का दौरा करेंगे 8 जुलाई को, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरह की तैयारी की जा रही है? राज बहादुर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? आप सुन पा रहे हैं हमें? तो देखिए, 8 जुलाई को
मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसकी प्रशासनिक तैयारी की जा रही है और कहा भी ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही जनसभा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां जिलाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, निरीक्षण करते हुए नजर आए, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो, जिसके लिए लगातार प्रशासनिक तैयारी जोरों पर है। सुरक्षा व्यवस्था भी खास इंतजाम किया जा रहा है। जिलाधिकारी खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जाएगी। तो बेहद खास इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। काफी संख्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस जनसभा में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके लिहाज से बेहद चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही जिलाधिकारी खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंच के जायजा लेते हुए नजर आए, निरीक्षण करते हुए नजर आए। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 8 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट के दौरे पर जाएंगे और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही उससे पहले प्रशासनिक तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। डीएम खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और इसके साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया, निरीक्षण करते हुए नजर आए। साथ ही सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि काफी संख्या में यहां पर लोग पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, जिसके लिहाज से सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। 8 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट आएंगे। राज बहादुर फिर से हमारे साथ जुड़ रहे। राज बहादुर, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई को चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है और क्या तैयारियां की जा रही हैं? आप तक आवाज पहुंच पा रही है राज बहादुर? तो चलिए वापस से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच लगातार आप तक तस्वीर साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, हरदोई से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां टेट परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। बायोमेट्रिक जांच से बड़ा फर्जीवाड़ा खुला। फर्जी दस्तावेजों के सहारे परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी, आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो टेट परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बायोमेट्रिक जांच से बड़ा फर्जीवाड़ा खुला है, जहां बताया जा रहा है तमाम दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जब आरोपी से पूछताछ की जाएगी। हरदोई से ये बड़ी जानकारी, जहां टेट परीक्षा में फर्जीवाड़े का ये बड़ा खुलासा सामने आया है। बायोमेट्रिक जांच को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे परीक्षा देने पहुंचा था अभ्यर्थी और अब उसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। तो लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी इस तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। और देखिए, हरदोई से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां टेट परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जो है आज अंतिम था परीक्षा का दिवस और आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में छात्र अमित कुमार यादव सन ऑफ कमलेश चंद्र यादव निवासी कन्नौज द्वारा जो केवाईसी कराई गई और बायोमेट्रिक कराई गई, उसमें इसका मिसमैच पाया गया। जब इन कारणों की जांच पड़ताल हुई, लगभग 11:30 बजे ये प्रकरण संज्ञान में आया। तो जानकारी ये हुई कि इस छात्र के द्वारा अपने हाई स्कूल मार्कशीट में अपने नाम, पिता का नाम, अपने आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि आदि को फोर्ज किया गया, जिससे इसका केवाईसी मिसमैच हुआ। आज दिनांक 4 जुलाई 2026 को यूपीटेट की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र आर्य समाज कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में जब परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, तो बायोमेट्रिक प्रदान करने वाली संस्था के द्वारा जब एक अभ्यर्थी जिसका नाम अमित कुमार यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी जनपद कन्नौज है, इनके बायोमेट्रिक
अभिलेखों का विश्लेषण किया गया तो इनके व्यक्तिगत एवं शैक्षिक अभिलेखों में विसंगति एवं भिन्नता पाई गई, जिस संबंध में संस्था के द्वारा केंद्र व्यवस्थापिका को सूचना दी गई। केंद्र व्यवस्थापिका द्वारा इस संबंध में एक तहरीर थाना कोतवाली शहर पर दी गई है, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो टेट परीक्षा में फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां बायोमेट्रिक जांच में फर्जीवाड़े का ये बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी को अभी हिरासत में ले लिया गया है। और प्रियांशु सोनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रियांशु, देखिए, टेट परीक्षा में फर्जीवाड़े का ये बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक जांच से ये बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, क्या कुछ जानकारी? जी सपना, आपको बता दें, टेट परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच का बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि फर्जीवाड़ा हुआ है। उम्र कम करने के लिए 2 बार की हाई स्कूल परीक्षा पास की थी अमित यादव ने। आपको बता दें, परीक्षा होने से ठीक पहले जब अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा था, तभी अमित यादव का डेटा सिस्टम से मेल नहीं खाया। डेटा मिसमैच होते हुए केंद्र व्यवस्थापक ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद लखनऊ मुख्यालय स्तर पर आरोपी के क्रेडेंशियल की गहनता जाँच की गई, जिससे इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया। जी, जांच में नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि बदलने का भी जो मामला था वो कैसे उजागर हुआ, और अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आपको बता दें, 2 अलग अलग नामों से बदली पहचान जांच के दौरान जो तक सामने आए थे वो बहुत बेहद ही आज चौंकाने वाले थे। पहली बार हाई स्कूल परीक्षा 2012 में आरोपी ने पहली बार 2012 में मेरठ से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। तब उसने अपना नाम आकाश यादव और पिता का नाम कैलाश चंद्र यादव और जन्म तिथि 15 जून 1995 दर्ज कराई थी। दूसरी बार हाई स्कूल परीक्षा 2018 में भी पुलिस भर्ती के लिए उम्र कम करने के लिए मकसद से उसने साल 2018 में कन्नौज से दोबारा हाई स्कूल की परीक्षा दी। इस बार उसने अपना नाम बदलकर अमित कुमार यादव, पिता का नाम कैलाश चंद्र यादव कर लिया और जन्म तिथि 4 अप्रैल 2002 दर्ज करवा दी। मौजूदा टेट परीक्षा के लिए भी उसने इसी अमित यादव नाम से अपना आवेदन किया था। जी, इस पूरे मामले क्या इस अभ्यर्थी के अलावा किसी और की भी संलिप्तता की कोई जानकारी सामने आ रही है? जी, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हरदोई पुलिस कन्नौज पुलिस से बराबर संपर्क में कर रही है और उनसे पूरी जानकारी ले रही है। जो भी इनके दस्तावेज हैं उनको खंगालने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद अन्य परीक्षा केंद्रों की बात करें, वहां किस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है? क्या वहां अब व्यवस्था और चाक चौबंद किया जा रहा है? आपको बता दें, अन्य जो परीक्षा केंद्र हैं, फिलहाल अभी वहां से कोई इस प्रकार की अनहोनी होने की कोई भी जानकारी नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और बहराइच से बड़ी खबर, जहां रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई है। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, जहां 11 लोग घायल हो गए हैं और घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बहराइच कोतवाली देहात इलाके के चिलबरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बहराइच कोतवाली देहात इलाके के चिलबरिया का ये पूरा मामला आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है बहराइच में, जहां सड़क हादसे में ये बहुत बड़ी घटना सामने आई है। रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई है। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है और साथ ही 11 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दुर्घटना बेहद विभत्स था और इस बीच बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक की इस हादसे में मौत हो गई है, साथ ही 11 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंचकर तफ्तीश कर रही है। लगभग 5 बजे गोंडा की तरफ से आ रही थी एक रोडवेज की बस और उसी तरफ से एक ट्रैक्टर, उनके बीच में एक भिड़ंत हुई है, जिसमें लगभग 10 से 12 लोग घायल हुए हैं और सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच के, जिला अस्पताल पहुंच के उनका उपचार हो रहा है।
2 पेशेंट्स इस समय थोड़ा ऑब्जर्वेशन में है और रेस्ट जो है पेशेंट्स उनमें ऐसी कोई भारी चोट नहीं है और डिस्चार्ज होने की प्रोसेस में है। एक जो लास्ट इसमें ट्रैक्टर के ड्राइवर बचे हुए थे उनको भी निकाल के अब हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, तो सभी का उपचार जारी है। जो घायलों को इसमें अनुमन सहायता होगी वो जल्द से जल्द। 11 लोग आए हैं चिलवरिया और बहराइच के बीच में लगभग 5 बजे के आसपास रोडवेज और ट्राली में एक्सीडेंट हुआ है। ट्राली का ड्राइवर हरिओम सिंह एक्सपायर हो गया है। 11 लोग आए थे जिसमें से 5 लोग भर्ती कर दिए गए हैं। एक रुकैया नाम की मरीज है, वो सीरियस है, वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर। और तैयब मसूद कादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये हादसा कैसे हुआ और अब तक क्या कुछ स्थिति सामने आई है? देखिए, 1 लोगों की मौत बताई जा रही है, हालांकि 11 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घायलों की स्थिति अब कैसी है? तौर पर ये कोतवाली देहात क्षेत्र का चिलवरिया की घटना है, जहां पर आज सुबह एक गोंडा से रोडवेज बस बहराइच आ रही थी और बहराइच से इलाके की ओर जा रही थी एक सीमेंट लदी हुई ट्रैक्टर ट्राली। दोनों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक की तत्काल मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो बस में सवार थे उसमें 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और जिसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनमें से 5 को हल्की चोटें आई हैं, 4 को, और 5 को भर्ती कर लिया गया है। साथ ही 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिसमें एक महिला भी है, जिसकी हालत गंभीर होने पर उसे उन लोगों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना के बाद तत्काल जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक विश्व श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया और रेस्क्यू तेज करने के निर्देश दिए। घायलों को तत्काल सीएमएस पहुंचे वहां डॉक्टर एस.के. वर्मा, और उन्होंने एम्बुलेंस के जरिए सभी को मेडिकल कॉलेज भिजवाया और यहाँ पर सभी को भर्ती कराया गया, सबका इलाज चल रहा है। और इस संबंध में प्रशासन का कहना है कि जो अनमन जो घायल है उनको जो अनमन जो आर्थिक सहायता है वो नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल 2 की हालत गंभीर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मसूद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।